तो चलिए, कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने आपको बेसिक बस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या पढ़ कर आए हैं और इस चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको जो डीएनए आरएनए जो के बारे में जो पढ़ना है, वो डीएनए और आरएनए किन चीज़ों के मिलकर बना होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने कॉइन किया। इट वाज कॉइन्ड बाय ऑल्टमैन। पहले इसे फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में ऑब्जर्व किया एंड ही नेम्ड इट न्यूक्लिन। डीएनए टर्म किसने दिया, एडवर्ड जैकरिस ने दिया। ये सारी बातें हमने कल के क्लास में की थी और कल की क्लास में हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए थे कि हमने जो अपना न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए के स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम थोड़ी थोड़ी बातें जानने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो कोई भी न्यूक्लिक एसिड होता है, या चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, डीएनए हो या फिर आरएनए हो, वो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही बना हुआ रहता है। ठीक है, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होता है। तो फिर हमने जानने की कोशिश की कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में जानने के लिए और थोड़ा अंदर बढ़े तो हमें पता चला कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि पॉली मीन्स मतलब कि ये किसी चीज़ की पॉलीमर है। फिर हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि अच्छा, ये तो अपना पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। फिर हम कहें कि ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, तो हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को जानना चाहा। फिर हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को जब देखा तो हमें पता चला कि वो न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी थी, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या थी, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। मैंने लिख भी रखा है और कल भी मैंने इस चीज़ को इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे जब हमने बात किया तो हमने बताया था कल भी आपको इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्या क्या बताया था। कल हमने इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस बात को आपको बताया था कि न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है। एक अपन बोलते हैं शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। शुगर क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आप क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हो। शुगर एक्चुअली में कुछ नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट इज नॉन अ शुगर। ठीक है, और हमने फिर आगे जाना तो हमें पता चला कि ये शुगर जो होता है वो पेंटोस शुगर होता है। और जो नाइट्रोजन बेस है, तो नाइट्रोजन बेस को नाइट्रोजन बेस क्यों बोला, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, अल्कलीन नेचर का है। मतलब कि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं आती है। मतलब कि जब इसमें लिटमस पेपर को डाला जाता है देन इट टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। या फिर आप इसे एक बार चेक कर लेना, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ऑलराइट, तो हमें पता चला कि ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, और फिर इसलिए इसे क्या कहा गया, नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस ग्रुप के कारण ये बेसिक नेचर का हो रहा है। और इसके बारे में डिटेल हम आगे बात करेंगे। मैं बस बता रहा हूँ कि कल आपने, मतलब कि मैंने आपको कल क्या क्या बताया। फिर हमने बताया कि शुगर जो है वो पेंटोस टाइप का होता है, ये तो हो गया डिस्कस। फिर मैंने आपको कल बताया था कि ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक जो कैटेगरी है उसे अपन बोलते हैं प्यूरिन, और दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज पायरीमिडीन। सेकंड कैटेगरी इज़ नोन एज पायरीमिडीन। एंड इसके लिए मैंने आपको एक कल ट्रिक भी बताया था, और वो ट्रिक क्या था कि पिरामिड को काट दो। दैट इज़ पिरामिड है कोई पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, उसे कट कर दो, दैट इज CUT। तो इस पायरीमिडीन के अंदर जो तीन नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, इस कैटेगरी जो पायरीमिडीन है उसके अंदर तीन नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, एंड दे आर साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। और जो प्यूरिन जो है उसके अंदर दो नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, वन इज एडेनिन एंड अदर इज गुआनिन। कोई दिक्कत। और इसके अंदर तीन आते हैं कट, CU और T, दैट इज साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। इतनी बातें हम कल के क्लास में कर चुके थे, और मैंने आपको इन सभी के बारे में कल थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया था, इंट्रोडक्शन। फिर मैंने बताया था कि ठीक है, आगे की बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। आपको मैं हम
फिर से एक बार रिकॉल कर लें कि हम आखिर इनके स्ट्रक्चर को क्यों जानना चाह रहे हैं। क्योंकि यही डीएनए और आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाता है, और यही जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, या फिर पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। और वही जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र जो मटेरियल होता है, दैट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी विच वी आर एक्चुअली एग्जिबिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। वही जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है आपके पेरेंट्स से आप में, वही बताता है कि इस प्लांट का क्या हाइट होगा, इस प्लांट में कैसे फ्लावर आएंगे, इस प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, इसकी एनाटोमी कैसी होगी, इसके अंदर इसकी जो रूट सिस्टम है वो कितनी वेल डेवलप्ड होगी, किस प्रकार की होगी, वो एंकोरेज प्रोवाइड करवाएगी कि नहीं प्रोवाइड करवाएगी, इसका आगे चलकर जो इसका ग्रोथ पैटर्न है, इसके अंदर जो जीन है वो कितने दिन तक मोस्टली एक्टिव रह सकता है, एंड मिनी मोर चीज़, मतलब कि कुछ भी जो आपके लाइफ में होगा वही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा। और इसीलिए हमने इस चैप्टर को भी पढ़ने की यही कारण था कि हम उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में और डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते थे। और किसी भी चीज़ की बायोलॉजी में यदि आपको डिटेल्ड एनालिसिस करनी हो तो उसकी केमिकल क्राइटेरिया को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और केमिकल क्राइटेरिया किसी भी चीज़ की यदि आपको एक्सप्लोर करनी है देन यू हैव टू एक्चुअली एक्सप्लोर द मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, जहाँ पे हम यह जानने की कोशिश में लग गए कि ये जो चैप्टर है इस मतलब कि ये जो अपना इनहेरिटेंस का यूनिट है जीन, वो किस मॉलिक्यूलर एनालॉग से और किस मॉलिक्यूलर मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ तक का बात मैंने आपको कल बताया था। आज हम अपन कंटिन्यू करेंगे कि कल जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का यूनिट न्यूक्लियोटाइड, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, it is made up of nucleoside and phosphoric acid, it is made up of nucleoside and phosphoric acid। न्यूक्लियोसाइड में शुगर, और वो शुगर भी पेंटोस शुगर, फिर नाइट्रोजन बेस फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं जिसका फॉर्मूला H3PO4 होता है, आपको पता है। शुगर होता है पेंटोस टाइप, और नाइट्रोजन बेस्ड अगेन दो तरह के, एक होता है अपना प्यूरिन, एक होता है अपना पायरीमिडीन। वन इज़ प्यूरिन एंड अदर इज़ पायरीमिडीन। और प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजन बेस आते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन। और पायरीमिडीन के अंदर तीन आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। यहाँ तक की बातें कर ली थी। चलिए फिर आज का लेक्चर अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो हमने कल आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ रहता है। लेकिन जब आप न्यूक्लियोसाइड के बारे में जानना चाहोगे तो क्या आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, कि न्यूक्लियोटाइड जब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड है तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और फॉस्फोरिक एसिड से यदि 3H+ हटा दोगे तो क्या बचेगा, फॉस्फेट। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, वही मैंने मात्र यहाँ पे लिखा है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है, शुगर। और कौन सा शुगर, पेंटो शुगर, और नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन पायरीमिडीन वही वाला। कोई दिक्कत, बस फॉर्मूला के फॉर्म में मैंने इसे इंटरप्रेट किया है। पेंटोस का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन वाला। जहाँ कहीं भी ओ सफिक्स आ जाए ना, OSE, उसका मतलब शुगर होता है। जहाँ कहीं भी ASE आ जाए उसका मतलब एंजाइम होता है। मतलब कि पेंटोस क्या हो गया, एक टाइप का शुगर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और पेंट जो सफिक्स है, सॉरी पेंट जो प्रेफिक्स है, इट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर 5, ठीक है। हेक्स यूज़ होता है 6 के लिए, सेप्ट यूज़ होता है 7 के लिए, ऑक्ट यूज़ होता है 8 के लिए, नॉन 9 के लिए, डेक 10 के लिए। ये बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक न्यूमेरिकल जो टर्मिनोलॉजी है इसे आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा। अब चलते हैं अपन आगे की टॉपिक्स की तरफ और डीपर जाने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, जब हमने बताया कि न्यूक्लियोसाइड वाज मेड अप ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, तो आइए जो ये शुगर है इसके बारे में पहले जानते हैं। तो ये जो शुगर है इसकी एनालिसिस पहले करते हैं कि ये शुगर क्या है और कैसा है।
क्योंकि जब तक हर मॉलिक्यूल के बारे में अपने को डीप नॉलेज नहीं होगा, जब तक हम नहीं समझ सकते कि ये मॉलिक्यूल ही क्यों है, इसके रहने की वजह क्या है, इसके रहने से किस प्रकार की स्टेबिलिटी मिलती है, किस प्रकार का कन्फिगुरेशनल मतलब कि अपने को ये एडवांटेज देता है किसी और के मुकाबले, इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बारी बारी से हम मॉलिक्यूलर एनालिसिस चीज़ों की करते हैं। तो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं शुगर को। तो जो यहाँ पर शुगर होता है ना, वो मोनोसैकेराइड टाइप शुगर होता है। देखिए जब आप शुगर को पढ़ रहे होंगे क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में, तो आपको पता चला होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखिए, तो जो पॉलीसैकेराइड फॉर्म होते हैं, दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, मतलब कि उनका फर्दर जो होता है हाइड्रोलिसिस या फिर उन्हें फर्दर फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जा सकता है और उन्हें तोड़कर आप डाइसैकेराइड्स बना दोगे। और फिर वो जो डाइसैकेराइड है उन्हें भी फर्दर तोड़ा जा सकता है और अल्टीमेटली आप उसे मोनोसैकेराइड के फॉर्म तक तोड़कर ला सकते हो। लेकिन मोनोसैकेराइड के बाद आप उसकी ब्रेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोसैकेराइड एक अल्टीमेट फॉर्म है, या फिर मोनोसैकेराइड एक ऐसा फॉर्म है विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब कि जो सबसे बेसिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट की होती है वो मोनोसैकेराइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुगर है वो भी मोनोसैकेराइड वाला ही फॉर्म है। शुगर का कौन सा फॉर्म है यहाँ पर? यहाँ पर जो शुगर का फॉर्म है दैट इज ऑफ मोनोसैकेराइड टाइप। ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, कोई दिक्कत? तो जो यहाँ पर शुगर है वो कौन सा शुगर है? इट इज़ मोनोसैकेराइड टाइप शुगर। और शुगर कैसा शुगर है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कहने का मतलब हुआ कि 5 कार्बन वाला शुगर है। कैसा शुगर है? 5 कार्बन वाला शुगर है, इसलिए मैंने लिखा पेंटोज शुगर, और उसके नीचे मैंने लिख भी रखा है कि इट इज़ ए 5 कार्बन शुगर। कोई दिक्कत? आप देख सकते हैं, इट इज़ अ पेंटोज शुगर एंड इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। देखिए जनरली जो फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो CnH2nOn होता है। तो यदि N क्या है? रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर N यहाँ पर 5 है पेंटोज में, तो H2n की जगह पे यदि आप रखते हो तो फार्मूला आपका क्या बनेगा? C5H10O5। ये जनरल फार्मूला है, मैंने रख भी दिया और मैंने जनरल फार्मूला भी लिख दिया, CnH2n, N का वैल्यू 5, C5H10O5। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी रखा है कि शुगर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट। देखिए कुछ चीज़ें कट गई है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। शुगर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट। जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब जनरल डेफिनेशन यही है, कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो जो अपना मोनोसैकेराइड जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो मोनोसैकेराइड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसे अपन फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं, ये 2 तरह का होता है। मतलब कि जो मोनोसैकेराइड टाइप ऑफ शुगर है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, आइदर इट कैन बी एल्डोज टाइप और इट कैन बी कीटोज टाइप। अब देखिए एल्डोज टाइप और कीटोज टाइप जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। एक प्रकार होता है एल्डोज, दूसरा है कीटोज। एल्डोज से आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एल्डोज से कहीं ना कहीं शब्द जो ये है ये एल्डिहाइड से उठ के आया हुआ शब्द है। और ओस मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी सफिक्स OSE लग जाए वो किसके लिए होगा? O suffix is generally and mostly it is used for sugar. Therefore एल्डोस शुगर कहने का मतलब कि ऐसे शुगर जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं चाहिए। काफ़ी धीरे चल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर का बेस तैयार करेगा। अगर इन चीज़ों को आप स्किप कर दोगे तो फिर कोई मज़ा नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने में। देख लो कहीं पर भी इतनी डिटेल में तो नहीं बताया जाएगा, मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि चीज़ें मान लो आगे क्या होगा नहीं होगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट या फिर इट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन लेटर ऑन। लेकिन अभी जब हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे। आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ सिलेबस, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट इट नीड्स टू बी क्रिस्टल क्लियर, ऑलराइट। इसलिए मैं बता रहा था आपको। तो मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एल्डोज टाइप और कीटोज टाइप। एल्डोज टाइप क्यों बोले? क्योंकि उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। और कीटोज टाइप क्यों बोले? क्योंकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। और कीटोन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और क्या होता है? और एल्डोज क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और वहाँ पर क्या होता है कि अपना एक हाइड्रोजन लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो एक कार्बन है इसकी एक वैलेंसी इधर फ्री है, देख रहे हैं आप, इसकी एक वैलेंसी इधर फ्री है,
इस साइड और एक वैलेंसी इसकी इधर फ्री रहती है। मतलब इस कार्बन के दोनों साइड कोई ना कोई कार्बन वाला ग्रुप या फिर कोई ना कोई कार्बन अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन इन एल्डिहाइड एक कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो रहता ही है और फिर उससे क्या जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन। एंड बोथ दिस कम्स अंडर कार्बोनिल ग्रुप। ये आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो एल्डोस टाइप किसे बोलते हैं, जिसमें कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कीटोस टाइप किसे बोलते हैं, जिसमें कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए आप। एल्डोस वाला का एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोस, जाइलोस, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। ये एल्डोस टाइप के एग्जांपल हैं। और कीटोस टाइप का एग्जांपल है अपना राइब्यूलोस, डीऑक्सीराइबुलोस, फ्रुक्टोस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्या है, राइब्यूलोस, डीऑक्सीराइबुलोस एंड फ्रुक्टोस। लेकिन जो अपन ने इन चीज़ों को क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें अपने मतलब की चीज़ थी और वो जानना अपने लिए इम्पॉर्टेंट था। अब क्या मतलब की चीज़ है, आइए जानते हैं। तो जो ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला जिसे आप एल्डोस बोल रहे हो, उसमें दो नाम आया। एक को तो हमने बोला राइबोस और दूसरे को हमने बोला क्या, दूसरे को हमने बोला कीटोस। ठीक है। तो एल्डोस वाला में जब आप आओगे तो आप देख रहे हो कि एक नाम है राइबोस और एक नाम है डिऑक्सीराइबोस। तो ये जो राइबोस टाइप शुगर है ना, राइबोस टाइप का जो मोनोसैकेराइड है, यही राइबोस टाइप का शुगर आपका प्रेजेंट रहता है एज ए शुगर। जो शुगर न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट था, यही राइबोस टाइप आरएनए में आपका प्रेजेंट रहता है। जो जेनेटिक मटेरियल जिसमें आरएनए होता है ना, उसमें जो शुगर होता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, वो यही राइबोस शुगर होता है। और जो डीएनए होता है ना, उसमें यही डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। इसीलिए जब आप फुल फॉर्म बोलते हो आरएनए का, तो क्या बोलते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कई किताबों में राइबोस न्यूक्लिक एसिड लिखता है। क्यों, क्योंकि इसमें राइबोस टाइप का जो शुगर प्रेजेंट रहता है। और इन डीएनए डीऑक्सीराइबो। क्यों डीऑक्सीराइबो भाई, क्योंकि डीऑक्सीराइबो is a type of sugar which is present in the nucleoside. All right, आ रही है बात समझ में। बस चीज़ों को इतना तक तोड़ दो कि समझ में आसानी से आ जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे को तो नहीं लगता कि होना चाहिए, और हो तो बताइएगा ज़रूर। देखिए, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर दिया है कि डीऑक्सीराइबोस किस में पाया जाता है, डीएनए में, और राइबोस शुगर आरएनए में। फुल फॉर्म निकाल लीजिए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसी बात को बताने के लिए मैंने आपको इतना पूरा बैकग्राउंड बताया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। जी, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। ये जो राइबोस है ना, इसका ओपन स्ट्रक्चर को देखिए आप। जब इस राइबोस के ओपन स्ट्रक्चर को आप देखिएगा ना, तो आपको पता क्या चलेगा कि जो राइबोस है ये आरएनए का शुगर है। किसका शुगर है, ये जो राइबोस है, इट इज शुगर ऑफ आरएनए। मतलब कि आपको पता चल गया कि राइबोस इज ए शुगर ऑफ आरएनए, मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया। और राइबो न्यूक्लिक एसिड की जब आप बात करोगे, तो जो ये अपना राइबोस है, जो कि आरएनए में प्रेजेंट था, ये जो राइबोस है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब अपन थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो जब राइबोस के स्ट्रक्चर के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे राइबोस हो या फिर डीऑक्सीराइबोस हो, दोनों के दोनों ही 5 कार्बन वाले शुगर हैं। मीन्स दे आर पेंटोस टाइप ऑफ शुगर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसलिए इनमें 5 कार्बन होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपने क्लास 11 की बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कि इन मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, दे कैन बी एक्चुअली ऑफ, मतलब कि क्लोज टाइप भी हो सकता है और ओपन रिंग भी स्ट्रक्चर होता है और क्लोज रिंग भी स्ट्रक्चर होता है। तो आइए पहले ओपन रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, ओपन रिंग स्ट्रक्चर जब मैंने बनाया, तो मैंने इसमें कितने कार्बन बनाए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन वाला शुगर है। और पहला जो कार्बन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला है। तो मैंने बताया भी था आपको, क्योंकि एज इट इज़ ए पार्ट ऑफ एल्डोस टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप का होना मतलब स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एल्डिहाइड है पहले पोजीशन पे, और जहाँ से एल्डिहाइड या फिर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं। इसलिए उसे हमने कौन सा नंबर दिया, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। और इसे जब आप क्लोज करोगे, जब इसे क्लोज्ड रिंग में कन्वर्ट करोगे, तो क्लोज रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट कार्बन का जो है
मतलब कि जो इस चैन में जो फर्स्ट कार्बन है और जो फोर्थ कार्बन है उसे ज्वाइन कर दिया जाता है। तो जब आप फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन को ज्वाइन करोगे तो ये जो OH ग्रुप इसका है ना और ये जो H ग्रुप इसका है, दे विल एक्चुअली फॉर्म ए बॉन्ड, और यही आपस में बॉन्ड करके ये स्ट्रक्चर आपका बना कर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। और यही आपका क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ही बॉन्डिंग होती है। ये आपको पढ़ना है, क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे और क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको टीचर ने बताया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनते जाइएगा बस। तो मैंने क्या बताया कि ओपन स्ट्रक्चर जब आपने राइबोस का देखा तो मैंने बताया कि देखिए इसमें 5 कार्बन है और आपने उन 5 कार्बनों को नंबरिंग भी देखा और उन 5 कार्बनों को भी देखा, और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर भी आपने देखा। तो नंबरिंग क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में हमने यहाँ से शुरू की जहाँ से पहले हो रही थी 1 2 3 4, और ये 5वां जो कार्बन था जो कि बॉन्डिंग के बाद वाला, ये कार्बन ये रहा और इसमें लगे हुए OH और 2 हाइड्रोजन, ठीक, 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं चाहिए। यही इस राइबोस का ओपन रिंग स्ट्रक्चर और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर था, कोई दिक्कत नहीं। इसे नोट कीजिए, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, धीरे धीरे नोट कर लीजिए बस, एक दो बार और देखोगे इन स्ट्रक्चर्स को, आपको दिमाग में ये स्ट्रक्चर्स छप जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने राइबोस का स्ट्रक्चर देखा उसी प्रकार से हम डीऑक्सीराइबोस का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस किसका शुगर है? DNA का शुगर है, और हम जेनेटिक मटेरियल की कॉन्स्टिट्यूएंट को पढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक मटेरियल में तो DNA और RNA दोनों आता है, इसलिए DNA के शुगर को भी देखेंगे। तो DNA का शुगर कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस। आइए देखते हैं डीऑक्सीराइबोस में क्या अंतर है और ऑक्सीड और राइबोस शुगर में क्या अंतर है, क्या अंतर है इन दोनों में, ये भी तो जानना जरूरी है, तभी तो वो RNA है और ये DNA है। तो देखते हैं इस शुगर को। तो जब इस शुगर की मॉलिक्यूलर एनालिसिस हमने की तो हमें पता चला कि है तो ये भी एल्डोस टाइप शुगर, मतलब कि इसके भी जो फर्स्ट पोजीशन जो है, फर्स्ट नंबरिंग, वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि CHO ग्रुप यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस और इसमें भी 5, मतलब कि इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन इसमें जो एक डिफरेंस मेरे को पता चला एज कम्पेयर टू राइबोस शुगर, मुझे पता चला कि इसके सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब कि इसके राइट साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन जब राइबोस शुगर का आप स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो आपको पता चला था कि यहाँ पर OH है, ये इसका डिफरेंस है, कोई दिक्कत। ये क्या है? ये इसका डिफरेंस, और ये डिफरेंस हमने इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की एनालिसिस की तो हमें पता चला, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमने जब इसकी एनालिसिस की तो हमें यह बात पता चला, ठीक है। अब इसका भी क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस प्रकार से राइबोस का बनाया था उस प्रकार से इसका बना दिए। तो इसकी नंबरिंग में देखो आप, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आया? एक OH एक H, सेकंड पे क्या आया? दोनों प्लेसेस पे हाइड्रोजन ही आए, क्योंकि हाइड्रोजन ही थे तो हाइड्रोजन ही आएंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई था ही नहीं, और एस बाकी सब एसिटीज हैं, एस सेम एज राइबोस। तो जब हमने RNA और DNA दोनों के शुगर की मॉलिक्यूलर एनालिसिस की तो हमें क्या डिफरेंसेस पता चले, आइए उसको देखते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA शुगर, मतलब इन दोनों के शुगर के बीच की क्या डिफरेंस है उसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, दोनों ही पेंटोस टाइप के थे 5 कार्बन वाले। इसका फार्मूला क्या हो गया? C5H10O5, होना तो यही चाहिए था CnH2nO, लेकिन इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस OH ग्रुप ना होके H ग्रुप था, मतलब क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना होके हाइड्रोजन ही था, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा एक फंक्शनल ग्रुप कम था, इसलिए डीऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन कम होगा, और इसलिए उसका फॉर्मूला क्या है? C5H10O4, और होना भी चाहिए क्योंकि एक OH कम है, OH की जगह पे H है, देयरफॉर C5H10O4। और मैंने लिख भी रखा है कि 1 ऑक्सीजन लेस बिकॉज सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट था, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में ही CHO फंक्शनल ग्रुप के रूप में था, यहाँ पर भी CHO फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए इसमें टोटल कितने OH प्रेजेंट थे? राइबोस में 4 OH, लेकिन यहाँ पर 3 OH ही प्रेजेंट थे। क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन पे यहाँ पे दोनों साइड में हाइड्रोजन ही प्रेजेंट था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके होने ना होने का क्या फ़र्क है भाई? क्यों हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं? फ़र्क है इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं, फ़र्क नहीं होता था क्यों इतना टाइम हम वेस्ट करते हैं? आइए देखते हैं क्या फ़र्क है। देखिए ये जो आपने हमने बात की ना, क्या ये जो हमने बात की ना कि
इसके होने और ना होने का क्या फ़र्क है, देखिए फ़र्क कैसे है। मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर का दे रहा था, तो मैंने बताया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑफ द वायरसेस and mostly RNA function as a messenger molecule. It can also act as an adapter molecule and it can also play some structural role. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोस में बताया था। अगर आपने नोट बनाया होगा, आपने यदि नोट्स बनाए होंगे तो आप उसे जाके एक बार क्विकली रिकैप कर लो यदि आपको याद नहीं है तो एक लाइन जो मैंने बोला था कि आरएनए इज एक्चुअली फाउंड इन सम वायरसेस ओनली। क्यों भाई, ये आरएनए कुछ वायरसेस के अंदर ही क्यों पाया जाता है और डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों पाया जाता है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, नीट में आता है। क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा कारण अगर यदि आप सोचोगे तो आप कहोगे डीएनए में ज़रूर कुछ ना कुछ खासियत होगी, इसीलिए तो डीएनए ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इवोल्यूशन के दौरान वो सेलेक्ट होता चला गया। जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सुन लो कि वो चीज़ जो है समय दर समय ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़िया होगा तब तो वो रह रहा है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर वही पाया गया और आरएनए कुछ वायरसेस के अंदर तक ही लिमिटेड रह गया। तो इसका कारण कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी से है। आइए जानते हैं कि स्टेबिलिटी से कैसे कारण है। देखिए, आपने क्या पढ़ा कि डीऑक्सीराइबोस जो शुगर था और राइबोस शुगर था, उसमें क्या था, डीऑक्सीराइबोस शुगर में एक OH ग्रुप कम था और राइबोस शुगर में 4 OH ग्रुप थे और डीऑक्सीराइबोस में कितने ग्रुप थे, 3। तो OH ग्रुप क्या है? OH is actually a functional group. Hydroxyl is actually a functional group. और functional group actually take parts in reaction because functional groups are actually metabolically and catabolically active. और जो भी चीज़ें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी वो चीज़ें रिएक्टिव होती है और जो भी चीज़ें रिएक्टिव होती है वन हैज़ द टेंडेंसी टू रिएक्ट, दे आर लेस स्टेबल। मतलब कि जो भी चीज़ें दुनिया में रिएक्ट करती है, मतलब कि जिनका आधार स्टेबिलिटी से कम है, रिएक्शन से जाता है, वो स्टेबल नहीं रह सकती। अरे आप अपने आसपास के सराउंडिंग में ही देख लो ना, जो बंदा काफ़ी ज़्यादा इधर से उधर मूव करता है उसकी ग्रोथ कम होती है, वही बंदा आगे चल के दुनिया में कुछ कर पाता है। वन हु हैज़ ए डिज़ायर्ड एंड फोकस्ड गोल, जिनका गोल काफ़ी फोकस्ड होता है। अगर आप रिएक्टिव नेचर के हो, थोड़ा सा भी कुछ हुआ गुस्सा हो गए, थोड़ा सा भी कुछ हुआ भड़क गए, देन यू हैव वेरी लेस लाइफ ऑन दिस अर्थ। आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रिएक्टिव हो, आपकी स्टेबिलिटी कम है। तो दुनिया में जो फार्मूला चल रहा है, दुनिया का जो प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल यहाँ भी लग रहा है। जो रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो डीऑक्सीराइबोस में एक OH कम होने के कारण उसकी जो रिएक्टिविटी है राइबोस के मुकाबले कॉम्पेरेटिवली कम है। देयरफॉर डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए का शुगर है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज मोर देन आरएनए एंड दैट इज वाई डीएनए इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट, एंड आरएनए इज ओनली लिमिटेड टू सम नंबर ऑफ वायरसेस। कोई दिक्कत आया कॉन्सेप्ट समझ में? मज़ा आया? मज़ा आया तो बताना ज़रूर आप। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसे एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए क्या हो गया, डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसीलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने शुगर के बारे में पूरा पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि डीएनए का शुगर क्या होता है, आरएनए का शुगर क्या होता है। डीएनए का शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर, तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसमें, आरएनए में 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। उसका ओपन स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ओपन रिंग स्ट्रक्चर और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर हमने देख लिया। हमने उसके ओपन रिंग स्ट्रक्चर और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर की एनालिसिस को देखा और हमें पता चला कि एक में OH ग्रुप कम था, इसलिए आरएनए जो है मोर रिएक्टिव है क्योंकि उसमें एक OH ग्रुप ज़्यादा है, और डीएनए लेस रिएक्टिव है उसमें क्योंकि उसमें कम है, इसलिए डीएनए स्टेबल है। और यह भी एक कारण है कि डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है, क्योंकि हमें वैसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो स्टेबल हो। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो हमने आपको बोला था कि न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो शुगर। तो शुगर वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट था दैट वाज नाइट्रोजन बेसिस। तो अब आइए अपन जानने की कोशिश करते हैं कि ये नाइट्रोजन बेसिस किस चिड़िया का नाम है, ये नाइट्रोजन बेसिस होते क्या हैं और ये किस प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पहले आप अच्छे से नोट कर लेना, तभी आप नाइट्रोजन बेसिस पे आना।
देखिए, पहली बात है कि नाइट्रोजन बेसिस में एक शब्द लिख रखा है, बेसिस। तो ये बेसिस होते क्या हैं? बेसिस एक्चुअली में वैसे कंपाउंड होते हैं जो कि क्या, वैसे कंपाउंड होते हैं बेसिस जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एक नॉर्मल बेसिक थियरी है जो कि क्लास 7th 8th के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी आप छोड़ो, आपको ये भी नहीं पता। या फिर बेसिस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे कहीं ना कहीं एल्कली बोला जाता है, या फिर वैसे सब्सटेंस जो एसिड नहीं होते हैं अदर देन एसिड्स। तो ऐसा नहीं कि अदर देन ऑल जो भी सब्सटेंस एसिडिक नहीं है वो बेसिक होंगे, नहीं। इसका डेफिनेशन और ये कौन से सब्सटेंस बेसिक हैं या एसिडिक हैं इसका टेस्ट होता है, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। और मुझे भरोसा है कि आपने इनके बारे में थोड़ी आइडिया तो ज़रूर ली होगी। आप रेड लिटमस पेपर टेस्ट के बारे में जानते होंगे, फिनोप्थलीन इंडिकेटर के बारे में आप जानते होंगे, मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ब्लू का इस्तेमाल करके भी पता लगाया जाता है। एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +I -I +M -M +H -H, इतनी तरह के इफेक्ट पड़ते हो, वो सब कहीं ना कहीं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को ही तो बताता है, समझ रहे हो। तो जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन ग्रुप है ना वो बेस ग्रुप में काम कर रहा है, मीन्स दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देयरफॉर दे आर नोन एज बेसिस। तो यहाँ पर कौन सा डेफिनेशन बेस का काम कर रहा है कि बेसिस आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन बेसिस कहा गया। और ये नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के आए हैं तो आपको और बेटर आइडिया होगा, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर दो कैटेगरी में होते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड में ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं इनकी दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी पायरिमिडीन थी, जिसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, पिरामिड को कट कर दो। पायरिमिडीन से मैंने एक शब्द बनाया पिरामिड, और पिरामिड के लिए मैंने क्या कहा, पिरामिड को काट दो। एक गेम होता है ना, मान लो कि एक गेम है कटिंग द पिरामिड, तो कट द पिरामिड। और कट से मैंने उसका कट का फुल फॉर्म आपको याद करने के लिए बताया, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल एंड T फॉर थाइमिन। और जो अपना प्यूरिन टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर दो आते हैं नाइट्रोजन बेस, और वो क्या होते हैं, दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन AG। और पूरा का एक ट्रिक मैंने बताया था कि आलू गोभी को कट कर दो, देयरफॉर आलू से A, गोभी से G, CUT। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इतनी बातें तो मैंने आपको कल बता दी थी। देखिए, अब जब इस पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को आप पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली स्टडी करोगे, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ही तो कर रहे हैं। तो पहले मॉलिक्यूलर हर एक चीज़ के एनालिसिस को करेंगे। देखिए, जब हमने शुगर की मॉलिक्यूलर एनालिसिस की तो हमें कितनी बड़ी बात पता चली कि शुगर के एक शुगर में OH ग्रुप नहीं होने के कारण कितनी चेंजेस आ गई। और आपने देखा कि वो एक रीज़न आपको बताया कि वाई DNA इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब आइए देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजनस बेसिस का भी कुछ रोल है क्या अपने आंसर में, मतलब कुछ क्वेश्चन के आंसर में। आइए पढ़ते हैं। तो जब आप इस पिरिमिडीन के बारे में देखोगे तो मैंने लिख रखा है कि जो पायरिमिडीन है ना, पायरिमिडीन के अंदर कौन आते हैं, CUT, और प्यूरिन्स के अंदर आते हैं AG। जब पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को देखोगे, जब इसकी स्ट्रक्चर स्केलेटल स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार हेटेरोसाइक्लिक का मतलब वो होता है जिसमें कि जो मेन रिंग अपना होता है, मेन रिंग ध्यान रहे, जो मेन रिंग होता है उसमें कार्बन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए, इसमें नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, देन दे आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, दे ओनली डील विथ कार्बन्स, कार्बन से ही तो डील करता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से ही डील करता है। अगर उसके अलावा कोई और कंपाउंड मेन रिंग में आ गया देन दैट रिंग इज नोन एज हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अगर रिंग कार्बन की हुई और कार्बन से जुड़े हुए कोई और ग्रुप आ गए जिसमें कि कुछ और एलिमेंट आ जाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, देन इट इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक, दैट इज होमोसाइक्लिक। ये सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इट इज़ नॉट ए थिंग टू बी डिस्कस्ड बाय द बायोलॉजी फैकल्टी, राइट। तो ये जो रिंग है पायरिमिडीन रिंग, वो कैसा रिंग होता है, इट इज़ ए हेटेरोसाइक्लिक रिंग। और ये एक हेटेरोसाइक्लिक सिंगल रिंग है। देखिए, हेटेरोसाइक्लिक तो मल्टीपल रिंग्स हो सकते हैं ना, अब स्पायरोसाइक्लिक हो सकता है, आपको पता होगा ना कि रिंग स्पायरो भी हो सकते हैं, मतलब कि आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन नहीं, ये रिंग सिंगल रिंग ही है, या फिर डबल रिंग ट्रिपल रिंग नहीं होता। मतलब कि पायरिमिडीन का रिंग हेटेरोसाइक्लिक होता है और सिंगल रिंग होता है। अब पायरिमिडीन का रिंग हेटेरोसाइक्लिक और सिंगल होता है तो कैसा होता है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
तो जब हमने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की तो हमें पता चला ना कि जब इसका स्ट्रक्चर को हमने देखा तो हमें पता चला कि इसमें जो इस रिंग में नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है, मतलब कि नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे और सेकंड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन पे कार्बन है। मतलब कि ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, इस 6 मेंबर्ड बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड का, लेकिन इस 6 मेंबर्ड रिंग में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है और सेकंड फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे कार्बन है। अब एक चीज़, इसमें नंबरिंग एक्चुअली में जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, जिसे आप बेंजीन में पैरा पोजीशन कहते हो, जनरली यदि फंक्शनल ग्रुप टॉप पे हो तो वो नीचे वाला पोजीशन पैरा होता है, आप पढ़ के आए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो नंबरिंग है ना, वो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से मैंने कर रखा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि नंबरिंग इसमें कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग इसमें इस पोजीशन से स्टार्ट होती है और ये एक्चुअली में आपकी क्लॉकवाइज चलती है यहाँ से। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो नंबरिंग हमने कर दिया। फिर मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन पे कार्बन है। तो पाइरिमिडीन रिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने को पता चला कि ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है और रिमेनिंग पोजीशन पे कार्बन है। पाइरिमिडीन कैसा है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और सिंगल रिंग भी है तो हेटेरोसाइक्लिक है क्योंकि इसके रिंग में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है, फर्स्ट थर्ड पे, रेस्ट पे कार्बन है। अब पाइरिमिडीन जिसमें कि CuT आते हैं, अब प्यूरिन्स भी तो एक कैटेगरी है नाइट्रोजन स्पेसिस की, उसकी स्ट्रक्चर को भी बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश की हमने। तो हमें पता चला कि प्यूरिन्स का जो स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू पाइरिमिडीन इज मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कैसे थी भाई, क्या थी भाई जो उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही थी? तो रिंग तो भाई साहब ये भी हेटेरोसाइक्लिक ही था, बट इट वॉज ए डबल रिंग स्ट्रक्चर। इट वॉज ए डबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? इट वॉज ए डबल रिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं, इट वॉज ए डबल रिंग स्ट्रक्चर। एंड ये देख रहे हो, ये डबल रिंग जो है ना, ये दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये जो डबल रिंग वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे आपको ये सारी चीज़ें रट जाएंगी जब आप स्ट्रक्चर्स को आगे पढ़ोगे। तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और डबल रिंग स्ट्रक्चर में मतलब देखिए एक्चुअली में वहाँ पर क्या था, 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन थे और 4 पे कार्बन था। तो इसका जो पहला रिंग है ना, ये वाला जो रिंग है, ये वाला, इसमें भी 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन ही है। लेकिन जो अगला रिंग है वो रिंग का नाम होता है इमिडाजोल रिंग। क्या बोलते हैं उस रिंग को? इमिडाजोल रिंग। और उस रिंग में भी कुछ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। आइए देखते हैं कि उस रिंग की क्या खासियत है अदर देन द रिंग विच वाज प्रेजेंट इन द पाइरिमिडीन। मतलब कि प्यूरिन्स में पाइरिमिडीन वाली रिंग होती है, मतलब पाइरिमिडीन में क्या था, 2 नाइट्रोजन थे, 4 कार्बन थे। तो इसमें भी वही होता है, जो पहला रिंग है इसका, उसमें भी 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक रिंग प्रेजेंट है। तो देखते हैं कि एक रिंग जो प्रेजेंट है वो क्या है और कैसा है, ठीक है। तो हमने जब जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि भाई साहब यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो इस पोजीशन से होगी। ये डिफाइंड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। हमें पता चला, तो हमें पता चला कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमने नंबरिंग भी कर दी, हमें पता भी चल गया कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। तो जब हमने नंबरिंग की और अल्टीमेटली जब हमने इस स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश की तो हमें पता चला कि इसके पहले में जो रिंग था उसमें 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, जो पाइरिमिडीन में रिंग था उसी प्रकार का था। लेकिन जो प्यूरीन रिंग था इसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन थे, ठीक है। ये 3 कार्बन कौन कौन हुए, एक ये और एक ये, और 2 नाइट्रोजन, एक ये और एक ये। मतलब कि इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे थे, फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ और नाइन्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन थे। देखिए इतनी चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि किस पे नाइट्रोजन है, किस पे क्या, लेकिन आपका एनालिसिस जरूरी है क्योंकि इससे जो निकलने वाले पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो उसमें कहाँ कहाँ पे था नाइट्रोजन, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे था। देखिए मैंने लिख रखा है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे था ना। और इसमें कहाँ पे था, फर्स्ट, थर्ड और सेवन्थ, नाइन्थ पोजीशन पे क्या था, नाइट्रोजन था। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो मैंने बताया कि पाइरिमिडीन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन। अब आइए बारी बारी से इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो पहले देखते हैं अपन साइटोसिन के स्ट्रक्चर को। तो पाइरिमिडीन में आपने क्या बताया कि पाइरिमिडीन में फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है। तो इसके फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है, ठीक है। लेकिन इसका जो सेकंड पोजीशन है ना, यहाँ पर एक ऑक्सी ग्रुप आ गया। ऑक्सी ग्रुप किसे बोलते हैं? कीटोन वाले ग्रुप को अपन ऑक्सी बोलते हैं। और फोर्थ पोजीशन पे एमिनो आ गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया,
टू ऑक्सी, मतलब सेकंड पे ऑक्सी और फोर्थ पोजीशन पे अमीनो पायरिमिडीन। क्या बोला गया इसे? टू ऑक्सी फोर अमीनो, और रिंग किसका था? पायरिमिडीन का, देयरफॉर टू ऑक्सी फोर अमीनो पिरिमिडीन। और ये स्ट्रक्चर किसका है? साइटोसिन का। कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं चाहिए। बस इस आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एक साल नाम पूछ लिया गया था कि टू ऑक्सी फोर पायरिमिडीन, फोर अमीनो पायरिमिडीन किसका नाम है? साइटोसिन का। क्यों है भाई? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी आ गया और फोर्थ पे NH2 था। और NH2 क्या है? NH2 is actually electron donating group and one which donates electron to a ring like structure or to some group, they are known as bases। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, वन हु इज इलेक्ट्रॉनली सफिशिएंट, जिसमें कि लोन पेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या फिर जिसमें कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? बेस ही तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक एसिड। तो इसलिए ये नाइट्रोजन बेस रहा। कोई दिक्कत आ रहा समझ में सारा? आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना है वो उसे बोलते हैं अपन यूरासिल। यूरासिल के स्ट्रक्चर को जो हमने देखा तो हमें पता चला कि जो सेकंड पोजीशन है ना इसका, वो ऑक्सी है सेकंड पे भी, और फोर्थ पोजीशन पे भी ऑक्सी है। इसलिए इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया 2,4 डाईऑक्सी। और पायरिमिडीन की तो स्ट्रक्चर है ही, क्योंकि टॉपिक ही पायरिमिडीन है, तो 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। और ये जो यूरासिल है ना, ये सिर्फ RNA में ही पाया जाता है। मतलब कि यूरासिल वाला जो पार्ट है, इट इज़ फाउंड ओनली इन RNA, मतलब ये DNA में नहीं पाया जाता। तो DNA में क्या पाया जाएगा भाई, देखते हैं। आगे चले तो फिर हमने देखा कि एक थाइमिन था, क्योंकि CU हमने पढ़ लिया, अब T पढ़ना था, क्योंकि कट में CU पढ़ लिया हमने, अब हमें T पढ़ना था। तो T में हम आ गए थाइमिन में। थाइमिन का स्ट्रक्चर देखें तो देखें यूरासिल जैसा ही, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना यहाँ तक का, ये पूरा यूरासिल ही है, लेकिन एक CH3 एडिशनल इसमें आ गया। क्या आ गया? एक CH3 ग्रुप एडिशनल आ गया, यूरासिल में ऐड हो गया। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया कि फिफ्थ पोजिशन पे, क्या कहते हैं, फिफ्थ पोजिशन पे इसमें क्या हो गया? फिफ्थ पोजीशन पे, या फिफ्थ पोजीशन पे यूरासिल जुड़, फिफ्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, इसलिए हमें इसे नाम दिया 5 मिथाइल यूरासिल। या फिर आप यूरासिल को अपन क्या बोले थे? 2,4 डाईऑक्सी, हमने बोला था ना 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। तो 2,4 डाईऑक्सी में क्या ऐड हो गया? 5 मिथाइल ऐड हो गया, इसलिए कम्बाइनेडली से हमने बोल दिया 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन, या फिर आप इसे बोल दो 5 मिथाइल यूरासिल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ रहा समझ में? यहाँ तक अब देखिए हमने क्या बताया आपको, यूरासिल इज प्रेजेंट ओनली इन RNA, ठीक है। यूरासिल RNA में ही प्रेजेंट होगा, और थाइमिन जो है ये DNA में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो थाइमिन है ना, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि A जो है वो T के साथ बॉन्ड बनाता है, और G है वो C के साथ बॉन्ड बनाता है। तो G जो है वो C के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो DNA हो या फिर RNA हो। लेकिन जब RNA आता है तो एडेनिन जो है it forms bond with uracil in cases of RNA, and it forms with bond with thymine, that is A forms bond with T in case of DNA। ये सारी बातें बेसिक है, और ये आप क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ के आ चुके हो कि A T से जुड़ता है और G C से जुड़ता है। कब? जब DNA हो। और A U से जुड़ता है और G C से जुड़ता है कब? जब वो RNA हो। इसलिए यूरासिल इज फाउंड ओनली इन RNA। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने लिख भी दिया कि थाइमिन कहाँ प्रेजेंट है? थाइमिन इज प्रेजेंट इन DNA, एंड DNA इज मोर स्टेबल देन RNA। तो थाइमिन DNA में प्रेजेंट है, और DNA फिर बता रहा, लिख रहा है यहाँ पर कि DNA मोर स्टेबल है RNA से। तो थाइमिन में ऐसा क्या है कि DNA ज़्यादा स्टेबल हो गया RNA से? तो मैंने आपको बताया कि थाइमिन मात्र DNA में प्रेजेंट होता है, और थाइमिन की जगह भी यूरासिल RNA में प्रेजेंट होता है। जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो RNA के नाइट्रोजन बेसिस कौन से होते हैं? RNA के जब नाइट्रोजन बेसिस की आप बात करोगे ना, तो RNA में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 4 होते हैं। RNA में जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं इन RNA? देखिए RNA के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एडेनिन, A, U, G एंड C। ये RNA में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेसिस हैं। किसमें? ये RNA जो है ना, इसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेसिस है कौन कौन? A, U, G एंड C, ये 4 RNA में। A किसके साथ बॉन्ड बनाता है? A U के साथ बॉन्ड बनाता है, और G C के साथ बॉन्ड बनाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप DNA की बात करोगे, किसकी? जब आप DNA की बात करोगे ना, इसी में जब आप DNA के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि DNA में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो हैं A, T, G एंड C। दिस ऑल आर फाउंड इन DNA। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि A,
टी, जी और सी। डीएनए में ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। मतलब कि पायरिमिडीन का जो यू वाला पार्ट है वो कहाँ पाया गया, आरएनए में पाया गया, और पायरिमिडीन का जो टी वाला पार्ट है वो एक्सक्लूसिवली डीएनए में पाया गया। तो यू और टी में आपने जब उसके स्ट्रक्चर को बारे में उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा था, आपको पता चला होगा कि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस तो थे। अब कौन से स्ट्रक्चरल डिफरेंस थे, आइए देखते हैं, उन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो हमने देखा था कि थाइमिन में एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। ये थाइमिन में ये वाला जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पर, और यूरासिल में ये मिथाइल ग्रुप एब्सेंट था। यूरासिल में कहाँ है, यहाँ पर देखो तो कहाँ है, कोई मिथाइल ग्रुप तो नहीं है 5th पोजीशन पे। तो ये थाइमिन में ये जो 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इसका क्या काम है हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, किसी भी अगर मॉलिक्यूल के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाता है ना, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। और फिर इसी के कारण क्या हुआ कि थाइमिन जो है मतलब कि स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और अपना डीएनए के अंदर क्या पाया गया, थाइमिन। इसीलिए अगेन डीएनए की स्टेबिलिटी आरएनए के कंपैरेटिवली थोड़ी बढ़ गई, और यह भी एक कारण है कि डीएनए फिर से स्टेबल हो गया। और डीएनए इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये फिर एक आंसर बन के आया, फिर एक रीजनिंग बन के आया। कोई आपसे पूछ देगा वाई डीएनए इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पहला तो रीज़न आपने शुगर से निकाला, क्योंकि डीएनए में 3 ही OH ग्रुप होते हैं, इसलिए रिएक्टिव कम है, स्टेबल ज़्यादा। फिर यहाँ पे CH3 ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि थाइमिन पाया जाता है और उसमें CH3 ग्रुप होते हैं। अब CH3 ग्रुप जिसमें है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो अगेन डीएनए ज़्यादा स्टेबल हुआ। 2 रीज़न तो आपको मिल गए सॉलिड। अब कब पता चले, जब आपने इसकी मॉलिक्यूलर एनालिसिस की, इन कंपाउंड्स की, डीएनए में पाए जाने वाले, न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस की मॉलिक्यूलर एनालिसिस की जब आपने, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता चला। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैंने वही बात नीचे लिख रखा है, मिथाइलेशन ऑफ एनी कंपाउंड मेक्स द प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव एंड दस मोर स्टेबल। इसलिए डीएनए ज़्यादा स्टेबल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। आप इसे इन चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, आप इसे नोट कर लेना, सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया। आइए आगे देखते हैं। पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया। पायरिमिडीन में क्या था, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन था, रेस्ट 4 पे कार्बन था। प्यूरिन में 2 रिंग थे, पहला रिंग पायरिमिडीन वाला ही सेम रिंग था, और दूसरा जो रिंग था इट वाज इमिडाजोल रिंग। कौन सा रिंग था, इमिडाजोल रिंग था। और इस इमिडाजोल रिंग में 7th और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन थे। और अल्टीमेटली जब पूरे प्यूरिन्स को देखते हैं तो हमें 1st, 3rd, 7th और 9th पोजीशन पे प्यूरिन्स में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, और रेस्ट पे कार्बन थे। तो प्यूरीन का स्ट्रक्चर तो हमने बेसिक आपको बताया ही था, लेकिन जब आप इस प्यूरीन के एडेनिन वाला जो पार्ट है, ये जो एडेनिन नाइट्रोजन बेस है जो कि प्यूरीन के अंदर ही आता है, उसमें जब देखोगे ना तो इसके 6th पोजीशन पे, किस पे, 6th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगा हुआ रहता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया 6 एमिनो प्यूरीन। मतलब कि एडेनिन का दूसरा नाम क्या है, 6 एमिनो प्यूरीन। क्यों, क्योंकि प्यूरीन के 6th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लग गया, देयरफॉर देयर आर 6 एमिनो प्यूरीन। कोई दिक्कत नहीं, बेसिक सिंपल, आगे बढ़िए। अगला क्या है कि जब ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर था, उसके 2nd पोजीशन पे एमिनो लग जाए और 6th पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लग जाए, दैट इज कीटोन ग्रुप लग जाए, देन इट विल बी नोन एज 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। कोई दिक्कत नहीं, यही है आपका गुआनिन। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, गुआनिन। बस आपको नाम याद रखना है कि गुआनिन में क्या था, 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, और उसमें क्या था, 6 एमिनो प्यूरिन एडेनिन के केस में। और पायरिमिडीन में हमने आपको बताया कि थाइमिन और यूरासिल में क्या अंतर है। थाइमिन क्या होता है, 5 मिथाइल यूरासिल या फिर 5 मिथाइलेटेड यूरासिल। और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है नीट में, ठीक है, इसलिए सारा स्ट्रक्चर को बताना जरूरी है। आपको लगेगा कि सर बाहर का पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बाहर का नहीं है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जितना मैं आपको बता रहा हूँ, टफ से टफ पेपर यदि मास्टर बना लेगा, एनटीए वाला बना लेगा, इससे टफ नहीं बनाएगा। आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये टफ नहीं है, ये डीप एनालिसिस है चीज़ों का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि थाइमिन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू यूरासिल। क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि थाइमिन में एक CH3 ग्रुप होता है, और जिसमें भी CH3 का मिथाइलेशन हो जाता है, ये CH3 उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। और CH3 जब स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, देन अल्टीमेटली डीएनए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आरएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है और आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है। और ये सारी चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से माइक्रोस्कोप के अंदर करने पर पता चली, ठीक है। अब जो अगला जो पोर्शन था, हमने न्यूक्लियोसाइड को तो पूरा कवर कर लिया, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या था, न्यूक्लियोसाइड में बेसिकली शुगर था, और क्या था अपना, न्यूक्लियोसाइड मेनली कंटेंट क्या, न्यूक्लियोसाइड में मेनली अपना शुगर था। और अपने हमने नाइट्रोजन बेसिस को पढ़ना था, तो हमने शुगर भी पढ़ा, राइबोस शुगर पढ़ा, डीऑक्सी राइबोस शुगर पढ़ा।
हमने राइबोस शुगर पढ़ा और डीऑक्सीराइबोस शुगर पढ़ा। नाइट्रोजन बेसिस में हमने प्यूरीन्स पढ़ा, पायरिमिडीन पढ़ा, प्यूरीन के अंदर पाए जाने वाले एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर पढ़ा, पायरिमिडीन के अंदर पाए जाने वाले साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन का स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके अंदर कौन से पोजीशन पे कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, प्यूरिन की रिंग कैसी होती है, पायरिमिडीन की रिंग कैसी होती है, इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ा। और हमने इससे दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस निकाले कि जो डीऑक्सीराइबोस होता है उसमें सेकंड पोजीशन पे OH नहीं होता है, हाइड्रोजन होता है, और उस हाइड्रोजन के कारण डीऑक्सीराइबोस शुगर को स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि ऑक्सीजन OH ग्रुप न है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो रिएक्टिविटी कम है, और रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उसी तरह से नाइट्रोजन बेसिस के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने जाना कि जो RNA है इट वाज हैविंग AUGC टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, और DNA के पास ATGC टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस था। तो जब हमने यूरेसिल और थाइमिन के स्ट्रक्चर को देखा तो हमें पता चला कि थाइमिन में एक्चुअली में मिथाइल ग्रुप था। तो हाँ सही बात है, थाइमिन में एक्चुअली में मिथाइल ग्रुप था, और ये जो थाइमिन का मिथाइल ग्रुप है इट वाज गिविंग मच मोर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू यूरेसिल, और यही थाइमिन DNA में प्रेजेंट रहता है। देयरफॉर इट वाज अगेन ए रीज़न कि DNA ज़्यादा स्टेबल है। अब हमने न्यूक्लियोसाइड तो ख़त्म कर लिया कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर की चीज़ों के मॉलिक्यूलर एनालिसिस कर ली। अब न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड के अलावा, न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ था, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब फॉस्फेट क्या होता है या फिर फॉस्फेट बनता कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉस्फेट है क्या, फॉस्फेट एक आयन है जो कि फॉस्फोरिक एसिड से बनता है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, H3PO4। H3PO4 फॉस्फोरस यहाँ पर सेंट्रल एटम है, मैंने डायग्राम बना रखा है। फॉस्फोरस यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम है, जिससे कि एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होते हैं, और बाकी तीनों, फॉस्फोरस का वैलेंसी जनरली 5 होता है, ये आपको पता होगा। तो फॉस्फोरस के बाकी जो 3 बचे हुए वैलेंसीज हैं उससे 3 OH ग्रुप कनेक्टेड होती है, और OH ग्रुप में टेंडेंसी होती है कि वो H+ आयन को रिलीज कर दे जब भी उसे रिलीज करने का मौका मिलेगा, यदि उसे उस प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा तो यदि वो 3H+ को रिलीज कर देगा तो उसके पास नेट कितनी चार्ज आ जाएगी, -3। वही बात मैंने लिख रखा है। तो आप कहीं कहीं पढ़ोगे, और ये क्वेश्चन आ चुका है प्रोबेबली नीट 2017 में, कि वाई DNA इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो PO4 के ऊपर -3 आ जाता है तो अल्टीमेटली -3 नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये जो DNA और RNA के नेगेटिव चार्ज का होना ना, ये क्वेश्चन होता है, आप पढ़ोगे, ये आपको ये पॉइंट मैं बता दूं कि जो DNA और RNA है आपको मैं बताऊंगा कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज इस फॉस्फेट आयन की वजह से ही होते हैं, क्योंकि ये लोग अपना H+ को रिलीज़ कर देते हैं, और जब ये लोग अपने H+ को रिलीज़ कर देंगे तो उसमें नेट नेगेटिव चार्ज आएगा, और यही नेट नेगेटिव चार्ज DNA और RNA के ऊपर वही नेट नेगेटिव चार्ज को एडअप कर देगा। कोई दिक्कत, वही मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लिक एसिड इज ड्यू टू फॉस्फेट, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के कारण DNA और RNA इज नेगेटिवली चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 100 स्टार भी आप इसे मारोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन नेगेटिव का है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, फॉस्फोरस बीच में सेंट्रल में, OH एक जुड़ा हुआ, दूसरा OH, तीसरा OH, और एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, कोई दिक्कत यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने सारा का सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि न्यूक्लियोसाइड बना हुआ रहता है, किस चीज़ का, न्यूक्लियोसाइड बना हुआ रहता है आपका शुगर का। शुगर कैसे होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं, और नाइट्रोजन बेसिस का बना हुआ रहता है। और फिर हमने फॉस्फोरिक एसिड के भी बारे में पढ़ा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली में यही न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि राइबोस को पास में लाकर रख दो, नाइट्रोजन बेस को पास में लाकर रख दो, दोनों न्यूक्लियोसाइड बना लेगा, उसके बीच में बॉन्ड होता होगा कुछ ना कुछ। तो ये बॉन्डिंग कैसे होती है इन दोनों के बीच में, ये आगे के लेक्चर्स में अपन जानेंगे, नहीं तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा चला जाएगा। ठीक है, जब तक जितना मैंने आपको बताया सारी मॉलिक्यूलर एनालिसिस को आप एक बार पढ़ो, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी आसान है। बस अभी के लिए आपको टाइम भले लगेगा, लेकिन इसके बाद जब भी आप रिवाइज करोगे ये आपके लिए 5 मिनट डील होगा, मतलब 5 मिनट का खेल होगा।
जब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज करो, अगला वीडियो मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड बन जाने के बाद न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, और जब न्यूक्लियोटाइड बन गया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, उसकी फीचर क्या होती है, और उसके बाद अपन पता करेंगे कि यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए को कैसे बनाता है, और इनके अरेंजमेंट को, इनके अंदर पाए गए मॉलिक्यूल्स इस डीएनए और आरएनए को स्टेबिलिटी कैसे देते हैं, कैसे ये हमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र होने में मदद करते हैं और उसे एक कॉन्क्रीट मटेरियल बनाते हैं जो कि ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए, और जो कि हमें अपनी प्रोजेनी को कंटिन्यू, मतलब कि जो सस्टेनेंस है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र है, उसमें हेल्प आसानी से कर पाए। और ये सारी बातें हम कब पढ़ेंगे? अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और नेवर गेट डाइवर्टेड फ्रॉम योर गोल। थैंक यू।